सुप्रभात। अब तक आज सुबह की बड़ी खबर। राज्यसभा में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कल 7 अगस्त को खुली अदालत में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट हिंसाग्रस्त मणिपुर में हीलिंग टेस्ट प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। व्यापक आधार वाली समिति के अन्य सदस्य बॉम्बे उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी खड़सलकर जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन होंगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह में कल तोड़फोड़ अभियान रोक दिया गया। नूंह में चल रहे विध्वंस अभियान के खिलाफ न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। सरकार को नोटिस भेजकर अभियान और भविष्य की कार्य योजना का विवरण मांगा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल लोकसभा में उपस्थित हुए क्योंकि उनकी अयोग्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का निलंबन 7 अगस्त को रद्द कर दिया गया था और उच्चतम न्यायालय द्वारा मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के बाद केरल के वायनाड से सांसद के रूप में उनकी स्थिति बहाल कर दी गई थी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पुलिस हिरासत की शक्ति की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने कल 7 अगस्त को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेघाला की मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी जिसमें उनकी हिरासत हासिल करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति को बरकरार रखा गया था। अदालत ने माना कि रिमांड की न्यायिक आदेश के बाद कोई भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के बारे में रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया सुझाव मांगने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में 8 अगस्त को अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल बंदी का ऐलान कर दिया है। संगठन ने आजमगढ़ मामले में निजी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक की पेड़ रद्द होने का निर्णय लिया है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGC ने 2021 में नो फ्लाई लिस्ट की शुरुआत के बाद से अब तक 166 यात्रियों की सूची में डाला है। सरकार ने सोमवार को संसद में यह जानकारी दी। लोकसभा ने सोमवार को विपक्ष के शोर शराबे के बीच डिजिटल वैयक्तिक डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद सदन से बहिर्गमन किया। कोर्ट से राहत मिलने के 3 दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। अब राहुल गांधी फिर से सांसद बन गए हैं। आज वो संसद पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। तो कैसे इंडिया ने किया राहुल गांधी का स्वागत, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने आज ही अधिसूचना जारी की। जैसे ही यह खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। अब राहुल गांधी फिर से केरल के वायनाड से सांसद बन गए हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी और बीजेपी को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में बहाल करने का फैसला ये एक स्वागत योग्य कदम है। ये भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत लाता है। बीजेपी और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान देना चाहिए। 137 दिन बाद राहुल गांधी आज संसद पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसदों ने उनके पक्ष में नारेबाजी भी की। इससे पहले राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल लिया, जिसमें उन्होंने संसद सदस्य लिखा है। लोकसभा सचिवालय से आज सुबह ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचे राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो सदन के अंदर गए। राहुल लोकसभा में अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि 5 मिनट बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं प्रियंका गांधी ने भी राहुल की संसद में एंट्री की तस्वीरें साझा की हैं और इसे सत्य की जीत करार दिया है। वहीं कल राहुल गांधी मणिपुर पर लाए गए विपक्षी गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ही करेंगे। वो इस पर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से बोलना शुरू करेंगे, जिससे बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और सबसे ज्यादा परेशान पीएम मोदी हैं। संसद में राहुल गांधी की एंट्री से सियासी घमासान और तेज होने वाला है। वहीं दिल्ली सर्विस बिल पर भी आज संसद में घमासान देखने को मिला। राज्यसभा में बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
लोकसभा में पहले ही पास हो चुके दिल्ली सर्विस बिल को आज सरकार ने राज्यसभा में पेश कर दिया। लोकसभा में तो बीजेपी अकेले ही बहुमत में है, इसलिए वहां इस बिल को उसने आसानी से पास करा लिया। लेकिन राज्यसभा में मामला फंसा हुआ था, मुकाबला बराबरी का था। ऐसे में बिल पर बहस शुरू हुई तो इंडिया गठबंधन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उसे घेर लिया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस बिल का सबको विरोध करना चाहिए क्योंकि आज दिल्ली का नंबर है, कल आपका नंबर भी आएगा। ये बिल अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है जो संघवाद का विरोध करता है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष किया। वाजपेयी सरकार संविधान संशोधन बिल लाई जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने के लिए था। अब सरकार जो बिल लाई है वो संविधान और देश का अपमान नहीं है, यह आडवाणी खुराना वाजपेयी का अपमान है। सरकार नेहरूवादी नहीं सही आडवाणीवादी ही बन जाए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल का विरोध करते हुए कहा, नेहरू 1956 में नहीं चाहते थे, लेकिन अब 67 साल में कितनी हकीकत बदल गई है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो कल उन पर भी गाज गिरेगी जो आज तटस्थ होने के नाम पर क्या क्या सोच रहे हैं। विपक्ष ने राज्यसभा में बिल के खिलाफ जोरदार दलीलें रखी, लेकिन बिल का पास होना पहले ही तय माना जा रहा था क्योंकि वाईएसआरसीपी, बीजेडी और टीडीपी ने बिल का समर्थन कर दिया। संसद से पास इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये दिल्ली अध्यादेश की जगह लेगा। दिल्ली सर्विस बिल फिलहाल सवालों में है। सवालों में तो बुलडोजर एक्शन भी है। हरियाणा सरकार के नो में किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के नौ जिले में टकराव के बाद से खट्टर सरकार एक्शन मोड में है। ब्रजमंडल यात्रा में हुए बवाल के बाद से ही सरकार की तरफ से अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोजर एक्शन चल रहा था। सरकार का दावा था कि असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, उसे मुक्त कराया जा रहा है, तो कहीं जगह बिना अनुमति के पक्का निर्माण कर लिया गया है। लेकिन ये बुलडोजर एक ही समुदाय के लोगों के मकानों और दुकानों पर चल रहा था। 4 दिन में 700 से ज्यादा इमारतों को गिराया गया था। खासतौर पर यात्रा के रास्ते में आने वाले तमाम मकान जमीन में मिला दिए गए। ये कार्रवाई लगातार चल रही थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल सरकार का दावा था कि नू में 31 जुलाई को जो बवाल हुआ उसमें कई असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने यहां अतिक्रमण कर रखा है, उनके निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था। 31 जुलाई की घटना के बाद नू के उपायुक्त ने अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन पूरी कार्रवाई एक ही समुदाय के खिलाफ हो रही थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि अब तक कितने ढांचे गिराए गए हैं। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से सारी जानकारी मांगी है। दरअसल अब तक 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। नू में आज भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालात अब सामान्य हो रहे हैं। 31 जुलाई को हुए बवाल के बाद कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। हाईकोर्ट से बीजेपी सरकार को जोरदार झटका लगा है। इधर मणिपुर मामले पर भी मोदी सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज भी मणिपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां शीर्ष अदालत ने बीजेपी सरकार को फिर से फटकार लगाई है। मणिपुर में पिछले 96 दिन से बवाल मचा हुआ है। बवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहत और पुनर्वास के काम की देखरेख के लिए पूर्व जजों की कमेटी बनाई है। साथ ही सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक पूर्व अधिकारी को नियुक्त किया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया है कि सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पट्टसालगीकर करेंगे। सीजीआई ने कहा कि राहत पुनर्वास पर सुझाव के लिए हाईकोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाए, जिसमें गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन शामिल होंगी। इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेंगी। बता दें, इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि 6500 एफआईआर का वर्गीकरण कर कोर्ट को उपलब्ध करवा दिया गया है। हमें बहुत परिपक्वता से मामले को देखने की जरूरत है। हमने कई तरह के एसआईटी के गठन का सुझाव दिया है। हत्या के मामलों की जांच वाली एसआईटी का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनेगी। इसी तरह और भी एसआईटी है। डीजीआई उनसे रिपोर्ट लेंगे। हर 15 दिन पर डीजीपी भी समीक्षा करेंगे। हिंसा से ज्यादा प्रभावित हर जिले में 6 एसआईटी बनेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पहले जो 11 केस सीबीआई को सौंपे गए थे, उनकी जांच सीबीआई ही करेगी। महिलाओं से जुड़े मामले की जांच में सीबीआई की एक महिला अधिकारी भी शामिल रहेगी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बने। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक उच्च स्तरीय आयोग भी बने जो पीड़ित महिलाओं से बात करे। मणिपुर के हालात देश के साथ साथ बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं जातीय जनगणना भी बीजेपी के लिए चुनौतियां पेश कर रही है। बिहार में जातीय जनगणना का काम फिर से शुरू हो गया है। 1 अगस्त को जातीय जनगणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया था, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है।
जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोई फैसला नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस मामले पर न्यायमूर्ति SVN भट्टी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि बिहार में जातीय गणना का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। कुछ दिन में 90% भी पूरा हो जाएगा, तो अब रोक लगाने से क्या ही फर्क पड़ता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की है। आज हुई सुनवाई में ये बात साफ हो गई कि जातीय जनगणना पर रोक नहीं लगाई गई है और राज्य सरकार इस काम को जारी रख सकती है। दरअसल 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही बिहार सरकार ने भी तत्काल अधिसूचना जारी करते हुए जातीय जनगणना के बचे हुए काम को पूरा करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए और जातीय जनगणना का काम एक बार फिर से शुरू हो गया, जिस पर हाईकोर्ट ने जनगणना के काम पर रोक लगाई थी। तब इसका 80% काम पूरा हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर RJD एजाज अहमद ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होने से सुविधा से वंचित लोगों को उनका हक मिलेगा, जिस पर उनका अधिकार है। जातीय जनगणना की वजह से अब विकास में तेजी आएगी। नीतीश को मिली राहत बीजेपी के लिए किसी आफत से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक ने ही मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। अब ममता ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत फंड नहीं देने को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस विरोध में बीजेपी विधायक ने भी टीएमसी का साथ दिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने राज्य के बीजेपी नेताओं के कहने पर राज्य को देने वाले फंड को रोक दिया है, जिसको लेकर टीएमसी के राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि हम राज्य को आर्थिक रूप से वंचित करने के केंद्र सरकार की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। केंद्र राज्य का 1,17,000 करोड़ रुपए का बकाया जारी नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि केंद्र राजनीति करना बंद करे और राज्य का बकाया भुगतान जल्द करे। इसको लेकर टीएमसी के सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर विरोध किया। इस बीच गंगारामपुर से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ रे ने न सिर्फ दक्षिण दिनाजपुर जिले में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने मांग का भी समर्थन किया है। टीएमसी ने बीजेपी विधायक के इस कदम का स्वागत किया है। टीएमसी की माने तो मोदी सरकार के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के और भी नेता शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने पार्टी विधायक के टीएमसी के धरने पर शामिल होने पर इसे मनमर्जी करार दिया है। हालांकि कहा यह भी है कि ये सच है कि हम भी चाहते हैं कि राज्य सरकार को लटके फंड का भुगतान जल्द हो। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आगे भुगतान पाने के लिए टीएमसी को केंद्र को खर्च का ब्यौरा देना होगा। यानी अब बीजेपी नेता ही मोदी सरकार की नीतियों और राज्यों को लेकर उनके रवैये का विरोध कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बढ़त की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान 10 से 12 हफ्तों में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है और जो लगातार सर्वे आ रहे हैं उनमें तीनों ही राज्यों में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। वहीं बीजेपी की हालत खराब है। कांग्रेस ने भी तीनों ही राज्यों में अपनी मजबूती को देखते हुए अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक चुनाव की जीत के फार्मूले के आधार पर कांग्रेस इस साल होने वाले चुनावी राज्यों में रणनीति तैयार कर रही है। इन्हीं में से एक है कि समय से पहले उम्मीदवारों के टिकट का वितरण का दांव। 2023 में होने वाले चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर कांग्रेस ने जल्द ही अपने सिपहसालारों को चुनावी रण में उतारने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए टीम गठित कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय नेताओं को स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा सौंपा है, तो साथ ही स्थानीय नेताओं को भी शामिल किया है। इतना ही नहीं, चुनावी राज्यों में भी पार्टी नेताओं ने जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की डिमांड हाईकमान के सामने रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कई मौकों पर साफ साफ कह चुके हैं, चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाती है तो सत्ता में वापसी कंफर्म है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया था और आधी से ज्यादा सीटों पर टिकटों की लिस्ट जारी कर दी थी, जबकि बाकी सीटों पर तारीख घोषित किए जाने के बाद ऐलान किया गया था। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टिकट वितरण का फार्मूला तय करने में जुटी है। और